मौजूदा राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव को लेकर उनकी काफी व्यस्तता बनी हुई है। हम जब गोंदिया पहुंचे तो हमें पता चला कि प्रफुल्ल पटेल जब सवेरे अपने घर से निकलते हैं तो कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद ही देर रात अपने घर लौटते हैं। हमें भी बहुत मुश्किल से उनका समय मिला है, लेकिन अगर अब मिला ही है तो दिल खोलकर बात करते हैं। प्रफुल्ल जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार जी। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। ये दमखम क्या इसलिए कि लक्ष्य भी आपने 400 पार रखा हुआ है? देखिए, कोई भी चुनाव पहले लाइटली नहीं लेना चाहिए, दमखम से ही लड़ना चाहिए। और आज जो हमारी महाराष्ट्र में महायुति बनी है, एनडीए के हम घटक बने हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पूरी तरह से हमारे अलायंस को जिताए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री तो बनाना ही है, लेकिन 400 पार के लक्ष्य के साथ बनाना है। ये हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी उनकी और भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। और इसलिए यहाँ पर गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वर्तमान सांसद हैं, और हम उनको पिछले वक्त से बहुत ज़्यादा लाखों वोटों से जिताएंगे। लेकिन अब की बार का चुनाव बनिस्बत पिछले चुनाव के आप लोगों के लिए थोड़ा अलग है। आप वो लोगों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ आप कल तक हुआ करते थे। मैं 91 में पहली बार जब लोकसभा का सांसद बना, तब से लेकर आज तक, इस चुनाव तक, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़े। कई बार जीता, एक बार पराजय भी हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज का जो माहौल है, और हमारे यहाँ पर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एनसीपी के बोलो, बाकी की भी जो हमारी पार्टियां जो पहले साथ में नहीं थी, एक मोदी जी के नेतृत्व को लेकर और जिस गति से विकास हो रहा है, जिस अलग अलग पहलुओं पे विकास हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत एक समाधान की बात होने के कारण हम लोगों को समझा पा रहे हैं, और हम हमारे आप को और हमारे साथियों को तैयार कर पा रहे हैं कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। आपने सही कहा कि प्रतिस्पर्धी होने के नाते हमारे लिए हमसे भी ज़्यादा गांव में जो कार्यकर्ता होता है, छोटा छोटा कार्यकर्ता जो एक दूसरे के खिलाफ में इतने वर्षों तक, और छोटी लड़ाइयाँ जो गांव की स्तर की होती है, वो बड़ी जिसको बोलते हैं कश्मकश की होती है। बड़े नेता तो फिर भी आपस में मन मिला लेते हैं, उनका मन मिलाना ये काम, मगर सौभाग्य से मोदी जी के जो विविध कार्यक्रम हैं और जनहित में जितने काम हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी उतने ही उत्साहित हैं। मेरे 2 सवालों में 2 बार आपने मोदी जी के नेतृत्व का जिक्र कर लिया। ये शब्द 2 बार मैंने सुना है। प्रफुल्ल जी, आपसे समझना चाहता हूँ, वो कब हुआ कि आपको शरद पवार जी के नेतृत्व से ज्यादा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास आने लगा? देखिए, इसमें शरद पवार वर्सेस नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, ये तुलना मत करिए। दोनों अपनी अपनी विभिन्न क्षेत्रों में और अपनी अपनी आप में एक बहुत बड़ी हस्तियां हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, और जिस एक अनपेक्षित, उस जमाने में लोगों को लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप होगी, खुद के बलबूते पे वो सरकार बनाएंगे। उसी को शायद मोदी लहर का नाम दिया हाँ, गया तो था। मोदी लहर थी जो हम नहीं समझ पाए। और उसके बाद जब 6 महीने बाद महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव आए, तो हमने कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ हाथ मिलाने का काम किया ही। हम अलग लड़े कांग्रेस से, बीजेपी अलग लड़ी शिवसेना से, और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी भी थोड़ी मतलब मेजॉरिटी से कम थी, और हम इतनी मात्रा में थे कि हम उनको सपोर्ट करके उनकी सरकार बना सके। तो मैंने खुद पवार साहब की स्वीकृति के साथ बाहर आके घोषणा की चुनाव के मतदान का काउंटिंग के दिन, और उस दिन हमने बिन शर्त बीजेपी की सरकार को यहाँ पर हमने सपोर्ट किया। बिल्कुल, मुझे याद है वो और अनकंडीशनल सपोर्ट आप उनके लोगों ने स्पीकर किया भी था। हमारे ही सपोर्ट से अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी रुचि और हमारी सोच मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही, लेकिन उसमें भी एक नेतृत्व जिस तरह से उन्होंने प्रदान किया है,
स्वाभाविक है कि उस 2014 से हमारा ये सिलसिला कहीं ना कहीं उनके नजदीक जाने का, पवार साहब के उपस्थिति में उनकी हमारे पार्टी के नेतृत्व के एक रोल में, भूमिका में हमने उनको साथ दिया। मतलब 2014 से आप कह रहे हैं कि आप लोगों की कोशिशें थी कि बीजेपी के साथ मिलकर चलें, लेकिन अंततः यह कोशिश कामयाब होती है 2023 में। इतने साल आपको लग गए शायद शरद पवार जी को कन्विंस करने में कि ये निर्णय सही है, ये पथ सही है, इस तरफ चलना चाहिए। लेकिन प्रफुल्ल जी, अब मैं बात कर ही रहा हूं तो महाराष्ट्र की राजनीति पे भी बात करूंगा मैं। बीते 2 सालों में 2 बड़ी पार्टियां, आपकी पार्टी और शिवसेना, न सिर्फ टूटी बल्कि बुरी तरीके से टूटी। जो नई पार्टी बनी उन्होंने कहा कि ये हम असली पार्टी है, और जो कुछ लोग रह गए वो छोटी पार्टी बनकर रह गए। इन दोनों पार्टियों में फूट की सबसे बड़ी वजह क्या पाते हैं आप? अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने ही नेता से भरोसा खत्म हो गया, मोह भंग हो गया? इन सब की क्या वजह लगती है आपको? देखिए, एक तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी चुनाव शिवसेना के साथ, और उस वक्त आपने देखा कि पूरी जो आपस में मतभेद हुए मुख्यमंत्री पद को लेकर कि भाई हमको प्रॉमिस किया गया था वगैरह वगैरह, जो सब पब्लिक डोमेन में है। उसी वक्त हम लोगों ने, एनसीपी ने पवार साहब की स्वीकृति के साथ भारतीय जनता पार्टी से बातचीत शुरू की कि हम, अगर आप शिवसेना से दूर होते हैं तो हम आपके नजदीक आने के लिए तैयार हैं। और उसीलिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट के साथ अजीत पवार जी ने शपथ ली थी उप मुख्यमंत्री की देवेंद्र जी के साथ। ये शरद पवार जी को कन्विंस करने के बाद ये स्टेप लिया गया था, आप ये देखिए, बिना उनकी और हमारी बीजेपी की बात हुए तो ये यहाँ तक नहीं पहुंची थी बात। फिर विचार बदला। आरोप तो ये लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया। नहीं, फिर विचार बदला, वो जब बातें, वो भी बात सही है। मेरा ये कहना है कि हमने जो शिवसेना के साथ जो अलायंस किया वो प्राकृतिक था ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो फिर भी एक पार्टी जिसका एक बेस है, इंडिया बेस है, एक जिसको कहते हैं कि अनुशासित, मतलब वो एक पार्टी है, उनका एक स्ट्रक्चर है और एक व्यापक सोच है। शिवसेना की सोच तो बड़ी मर्यादित, कट्टर हिंदुत्व, बाबरी मस्जिद हम ही ने गिराई, हमारे शिव सैनिकों ने गिराई, बाल ठाकरे साहब कहते थे। उसी के साथ मुंबई में कभी दंगे हुए, मुस्लिम हमारे भाइयों बहनों को बड़ा मतलब नरसंहार जैसा हुआ। बहुत सारी चीजों में जिम्मेदार थे खाली शिवसेना। ठीक है, उनका बीजेपी का अलायंस था, एक बड़ी सोच हो सकती है उनकी एक साथ में, लेकिन जो महाराष्ट्र स्पेसिफिक जो हमारा था, और फिर जो हमने जो ये अलायंस बनाया, कांग्रेस तो तैयार ही नहीं थी। हमारे को खबर मिली कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हम ये शिवसेना के साथ कतई नहीं हम जाएंगे। वो तो ठीक है, उनके एमएलएस का थोड़ा दबाव बन गया, और फिर पवार साहब खुद जाकर बहुत सोनिया जी को समझाने की कोशिश की, और उस परिस्थिति में कांग्रेस ने रिलक्टेंटली, मतलब ना हा की भूमिका में उन्होंने हाँ बोला। ये अनैसर्गिक गठबंधन था, आप ऐसा कह रहे हैं? राहुल गांधी आए भी नहीं, हाँ, शपथ विधि में। बिल्कुल, तो मैं ये क्यों कहना चाहता हूं कि आपने जो एक पृष्ठभूमि बनाई कि भाई क्यों अलग हुई, तो शिवसेना में भी इस गठबंधन को लेकर ओरिजिनल शिवसेना में बहुत मतलब एक खतबत थी। एनसीपी में एक और आप बनते हो इनके साथ पार्टनर, हमारे 54 एमएलए हैं, उनके 56 हैं। आप कहते हो कि 5 साल में ही मुख्यमंत्री रहूंगा। मैंने पवार साहब को भी कहा, मैं खुद उद्धव जी को मिला, मैंने कहा साहब देखिए, दोनों हम लोग बराबरी में हैं। ठीक है, आपको मुख्यमंत्री पद बीजेपी ने नकारा था, कह कर की आप कहते हैं, तो आपको पहला अधिकार है, बनिए, आप बिल्कुल बनिए, बशर्ते हमारे को आगे के 2.5 साल तो हमको दीजिए। अरे 2.5 न देना है तो 3 और 2 करिए। मतलब 50-50 का फॉर्मूला आप लोगों की भी हसरत थी? नहीं, हमको क्यों इसलिए चाहिए था कि भाई आखिर हम तुल्यबल है ना, दोनों सेम नंबर हैं, 56 और 54 में फर्क क्या है। और अगर आप उस वक्त भी हमको वो नहीं देना चाहते हैं, वो तो शुक्र है कि कोरोना का काल आया कि उनको बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। कोरोना दुर्दैव था देश के लिए, विश्व के लिए। हमारे
बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र से लेके देश में लोगों की जाने गई, सरकारों ने सबने काम किया, कोई महाराष्ट्र की सरकार कोई अलग नहीं थी, सभी सरकारों ने केंद्र से लेकर हर राज्य ने अपने अपने तरह से कोशिश की। मगर जो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, आज एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके भी तो काम होते हैं, उनको मिलना पड़ता है, उनका काम करना पड़ता है। इसमें सब बातों में सरकार की कमियां थी, मुख्यमंत्री की कमियां थी। बिल्कुल, मुझे याद है प्रफुल्ल जी की इसी आधार पर जो है शिवसेना टूटी थी। खुद एकनाथ शिंदे और उनके जो समर्थक विधायक थे उनसे मेरी बातचीत हुई थी उस समय में। वो काफी नाराज थे। वो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं लेकिन हमको ही समय नहीं देते हैं। और इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगा, इस बात की नॉलेज आपको भी होगी कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलते। क्या एक फेल्ड मुख्यमंत्री, एक फेल्ड सीएम की जो उनकी इमेज बन गई थी, वो गठबंधन टूटने की सबसे बड़ी वजह थी? आपको लगता है उद्धव ठाकरे एज अ सीएम वाज अ फेलियर? देखिए, मैं फेलियर और सक्सेस की बात नहीं करता हूं। मैंने आपको क्या कहा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट। आखिर राजनीति में अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे साथी हैं, उनके अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को, वो खुद के लिए नहीं, मतलब अपने क्षेत्र की आकांक्षा तो होती है ना। जी। आज मैं गोंदिया में बैठा हूँ, तो गोंदिया के लोगों की, हमारे जिले के लोगों की जो अपेक्षा आकांक्षा है, मेरे माध्यम से और मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते हैं, आखिरी गांव में लोगों को मदद कर सकते हैं विकास के मामले में। तो ये सब बातों को लेकर बहुत मतलब लोगों में असंतोष था। और वरना कोई ऐसा, सत्ता तो थी, शिंदे जी भी मंत्री थे, पावरफुल मंत्री थे, उनके जो विधायक जो उनके बाहर चले गए शिंदे साहब के साथ, वो उसमें से जो मंत्री बने वो तब भी मंत्री थे, तो कोई उनको तो कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं था। मगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल बेचैनी, ये भी तो एक महत्व रखती है राजनीति में। आज हमारी पार्टी में भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों को भी अपना भविष्य देखना है। हमको नजर आ रहा था कि हमारा भी ये अलायंस जिस तरह से हम चला रहे हैं, अभी आप ही देख लो ना, अभी महाविकास आघाड़ी, अभी वो 3 पार्टियों में भी कितनी कश्मकश हो रही है सीटों बिल्कुल, को मेरा अगला लेकर। सवाल यही था प्रफुल्ल जी। आपने अभी एक बात कही कि हमें भी अपना भविष्य देखना है, लेकिन आरोप यही लगते हैं कि जब लोग फंस गए, जब उनके खिलाफ ईडी लग गई और केंद्रीय जांच एजेंसियां लग गई, तब उन्होंने शरणागति ले ली बीजेपी की। ये आरोप है। आरोप, लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी तो एक वॉशिंग मशीन है, वहां जो भी जाएगा शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इन आरोपों को कितना आप सही मानते हैं? अंगूर खट्टे हैं ना, तब ऐसी सब बातें होती हैं। जब और कोई मुद्दा नहीं मिलता, बेबुनियादी बातें करते हैं। हमारे 43 एमएलए हमारे साथ आए, कुछ सांसद हैं, कुछ और भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कौन सी बातें थी, सबकी कौन सी बातें थी। देखिए, हर आदमी एक सोच के साथ चलना चाहता है। पवार साहब की सोच अच्छी रही है, मगर पवार साहब भी समय के अनुसार थोड़ा अगर ये बदलते। बात को, मतलब मैं ये कहता हूं कि वो कई बार मोदी जी के नजदीक जाने की उन्होंने भी सोच बनाई, फिर कुछ बदलती थी। तो ये आगे पीछे में कहीं ना कहीं बाकी लोगों का मन बन चुका कि भाई अब चलिए, अब ये बार बार आगे पीछे करने के बजाय एक बार पूरा ही कर लेते बिल्कुल, हैं। शायद शरद पवार मन नहीं बना पाए पूर्ण रूप से और इसलिए वो अलग हो गए। लेकिन ये भी तो सही है ना कि अब की बार चुनाव आप उनके नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं, आपकी खुद की पार्टी बनी है एनसीपी, जो असली पार्टी है आपकी। उनके नेतृत्व को मिस करेंगे, क्योंकि अब तक तो आप उनके ही सानिध्य में राजनीति करते हैं। देखिए, जहां तक उनके प्रति सम्मान, आदर, और एक बड़े नेता है, मेरे भी मार्गदर्शक रहे, तो मैं उस मामले में कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अ, आज भी कोई उनका कद छोटा हो गया है। लेकिन सवाल क्या आता है कि अब परिस्थितियां बदली हैं। बहुत सारे राजनेता है ना आज भी, जैसे बीजेपी को 1947 के, 1950-60 के दशक का वो बीजेपी का जो जनसंघ का जो एक सोच थी, उसी के आधार पर देखते हैं। आज बीजेपी भी कितनी व्यापक हो गई है। बीजेपी केवल स्वर्णों की पार्टी एक जमाने में मानी जाती थी, व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी। आज देखिए ना कितना व्यापक हो गया है। आज ओबीसी एक नेतृत्व, देश का प्रधानमंत्री बनता है, गरीब आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, उनकी पार्टी सभी को समावेशक। आज कोई भी योजना बनती है, चाहे घरकुल बनते हैं, चाहे हर घर जल पानी मिलता है, या मुद्रा योजना है, या आयुष्मान भारत से 5 लाख तक की आपको बीमारी की इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, या कोई भी चीज आप, किसान सम्मान निधि है।
तो ये कोई विशिष्ट वर्ग के लिए है, कोई विशिष्ट जाति के लिए है। इसमें चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, मुसलमान हो, सभी को उसमें हिस्सेदारी है ये ना। सारी बातें आप शरद पवार को क्यों नहीं समझा पाए? अब देखिए, मैं उनकी और मेरी बात नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि समय के अनुसार अगर थोड़ा हर व्यक्ति परिवर्तन की ओर थोड़ा या सोच अपनी बदलने के लिए ओपन हो तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि भारत 2024 का भारत, और जैसे मोदी जी कहते हैं 2047 का मुझे भारत देखना है, तो उस दिशा में हम चल पड़े हैं ना। तो उस दिशा में अगर हम चल पड़े हैं तो उसके लिए भी कुछ हमको भी तो हमारी सोच बदलना पड़ेगा। आज राहुल गांधी और बाकी के बहुत सारे इंडिया अलायंस के नेता कि इस तरह की बेबुनियादी बातें, छोटी छोटी बातें करते हैं। अरे भाई, आपसे लोग सुनना चाहते हैं कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, देश कैसे बदलेगा। ये खाली केवल वही हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो दोषारोपण करने से देश नहीं बनने वाला है। लोग ये सुनना चाहते हैं, जैसे मोदी जी ने 14, 19 और आज 24 में एक विजन दिया है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं और करना चाहता हूं। आप अपनी वो बात करो ना तो लोग बिल्कुल ज्यादा सुनेंगे। आप कांग्रेस के आलोचक रहे हैं, मैंने ये देखा। मैं अगर आपके कुछ पुराने संवादों को देख चुका हूं तो उसमें आपने कहा है कि कांग्रेस में ईमानदारी की कमी है, कांग्रेस में नेतृत्व क्षमता नहीं है, कांग्रेस भटकी हुई पार्टी है। क्या ये वजह थी कि आप लोगों का जो दूरियां थी वो लगातार बढ़ती चली गई कांग्रेस और एनसीपी के बीच? देखिए, 91 में मैं कांग्रेस का एमपी बना, 96 में बना, 99 में बना, कांग्रेस की सिंबल पे ही बना ना। और हम कांग्रेस से अलग हुए 99 में शरद पवार जी के साथ ही, क्योंकि शरद पवार जी को अपमानित किया जाता था। शरद पवार जी छोटे दिख रहे थे, उनको काटा जा रहा था, तो इसीलिए तो ये पार्टी हमारी एनसीपी का जन्म हुआ। तो कांग्रेस से हम अलग क्यों हुए तो पवार साहब को भी मालूम है। और 99 के बाद भी कांग्रेस ने कौन सा हमसे इंसाफ किया। 71 हमारे एमएलए 2004 में आए और उनके 69 आए तो भी हमको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल। देखिए, अतीत पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, कर ही रहे हैं, वर्तमान पे भी बात करेंगे, भविष्य पे भी बात करेंगे। अब मुझे याद है जब पार्टी में फूट हुई थी प्रफुल्ल जी, तो अजीत पवार और आप लगातार बैक टू बैक 3 या 4 दिन शरद पवार जी को मनाने गए थे। आप लोग उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि अजीत पवार को ये लगता है कि ये 40 विधायक तोड़ के अलग तो हो जाएंगे, लेकिन कल को अगर इनको वोटर्स के सामने जाना पड़ेगा तो वो शरद पवार के चेहरे पे ही वोट डालने वाले वोटर्स होंगे, और इसीलिए शरद पवार की जरूरत है आप लोगों को। आज शरद पवार आपके पास नहीं है तो आपको लॉस जैसी फीलिंग आती है? देखिए, हमें शरद पवार जी से कतई दूर जाने की इच्छा नहीं थी। हम अलग, हमारी भूमिका ये करने के बाद भी हम 2 जुलाई को शपथ विधि अजीत पवार और हमारे मंत्रियों की होने के बाद भी 15-16 जुलाई को हम पहले दिन मंत्रियों को लेकर, दूसरे दिन सभी विधायकों को लेकर उनको रिक्वेस्ट करने गए कि साहब आप हमारे साथ रहिए, ये क्यों आप ऐसी अपनी मतलब अलग भूमिका रख रहे हैं। हम आपको चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियों को देखते हुए वो सरकार में और जो हम संगत में हैं उससे हमको दूर जाना जरूरी है। तो ये हमने कोशिश की और हम चाहते भी नहीं है कि शरद पवार जी, पर अब हो गई, अब जो दूरियां हो गई है हो गई है। वो दूरियां मतलब राजनीतिक दूरियां, तो देखिए हर आदमी को एक स्पष्टता होनी चाहिए। अगर हमने ये लाइन ले ली है एनडीए में मोदी जी के साथ, अब ये हमारी लाइन फाइनल है। महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल? बिल्कुल ठीक है। देखिए, कोई भी अलायंस होता है ना, और अभी का अलायंस क्या है कि पहले शिंदे जी आए फिर हम आए, तो थोड़ा कम ज्यादा होता है, लेकिन निश्चित ये सेटल डाउन हो जाएगा। एक बार मोदी जी का ये चुनाव खत्म होगा जिसमें बहुत यशस्वी हम होंगे, उसके बाद आप देखना यहाँ पर भी राजनीति बड़ी सेटल हो जाएगी। फाइनल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ आप लोगों के बीच में तय हो पाए कि महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा? क्योंकि कुछ सीटों को लेकर संघर्ष चल रहा था, ऐसी हमारी जानकारी थी। नहीं, देखिए, ये तो छोटी मोटी लड़ाइयां तो रहेगी, क्योंकि क्या था कि बीजेपी के 24 बल्कि सांसद वर्तमान थे, इनके 13 वर्तमान सांसद इनके साथ थे, तो 37 हो गए। 2-4 सीट हम लड़ नहीं सकते थे, वो हम मांग नहीं रहे थे, तो बची हुई सीटों में फैसला करना, तो ये थोड़ा समय तो लगता ही है, पर वो हो गया। बल्कि जिनका सामने वालों का कुछ भी नहीं था वो अभी तक लड़ रहे हैं, अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सब सेटल हो जाए।
मैं बारामती पे आऊंगा, बारामती पे आपसे बात करना चाहूंगा। एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है और एनसीपी का गढ़ मानी जाती है। बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि वो किसी पार्टी की सीट नहीं है, वो शरद पवार की सीट है। अब तक लोग ये बोलते थे। आज वहां की लड़ाई जो है ननद और भाभी की लड़ाई है, जैसा आप दोनों ही पक्षों की तरफ से ऐलान हुआ है। कितनी रोचक मानते हैं इस लड़ाई को, या आप मानते हैं कि एक तरफा है? देखिए, जहां तक बारामती है, स्वाभाविक है पवार साहब के और उसके पश्चात पवार साहब के भतीजे अजीत पवार, यही लोगों ने वहाँ की राजनीति में अपना वर्चस्व बना के रखा है। तो वो तो है पवार फैमिली की। अब जो भी है वो फैमिली का इशू है, मैं उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अजीत पवार साहब के नेतृत्व में आज हम लोग काम कर रहे हैं और वो सीट का फैसला हमसे बेहतर वो जानते हैं। और हमारे वो अध्यक्ष होने के नाते वो अगर चाहेंगे कि भाई वो मिसिज सुनेत्रा पवार को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में उनके विचारों को या उनके डिसीजन को मैं क्वेश्चन इसलिए भी नहीं करना चाहूँगा कि वहाँ की ज़मीनी हालत हमसे वो बेहतर जानते। बिल्कुल। हमारी जानकारी अगर गलत नहीं है तो मेरे ख्याल से सुप्रिया सुले का भी जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो खुद अजीत पवार देखा करते थे। तो भाई देखिए, आज इतने सालों तक अजीत पवार वहाँ पर, सुप्रिया जी का चुनाव बोलो ये, या मैं तो 91 में मैं और अजीत पवार एक साथ में लोकसभा में सांसद बने। उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर पवार साहब आ गए दिल्ली में, तो इसलिए वो वापस स्टेट में आ गए 91 से। और लगातार तब से वो एक जिम्मेदारी के हिसाब से बारामती का काम देखते आए हैं। अब ये मैंने फिर से कहना है कि भाई वो विषय उनका है, मैं उसमें ज़्यादा टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। प्रफुल्ल जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस इंटरव्यू को इसलिए भी बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि विदर्भ का जो वेदर है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। बारिश शुरू हो चुकी है, तो हमें ये इंटरव्यू बीच में रोकना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि विदर्भ की राजनीति जो है वो अनप्रेडिक्टेबल ना हो, सटीक सटीक आकलन हो सके इसका। बहरहाल प्रफुल्ल जी ने हमसे बात की, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।